हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, यूरिनरी से प्रॉब्लम जो भी था, यानी कि हमने आपको पिछले क्लास में आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और यूरिन जब ऑटोमेटिक अपने आप अनकॉन्शियसली पेशेंट को पता नहीं चल रहा है और लीक कर गया, उसके लिए भी, यानी यूरिन डिस्चार्ज करने से जितनी भी समस्याएं थी, यूरिन एलिमिनेशन क्या कहते हैं, यूरिन एलिमिनेशन, ठीक है, यूरिन डिस्चार्ज करने से जो भी समस्याएं या उसका क्या समाधान होता, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने आपको ये पार्ट 3 में बता चुके हैं हम, पार्ट 3 में। तो आज का जो ये क्लास है डियर, पार्ट 4, ठीक है, पार्ट 4 क्लास है फंडामेंटल का। इसमें अब हम बात करेंगे बावल एलिमिनेशन, ठीक है, बावल यानी स्टूल पास करने का जो भी समस्याएं हैं वो हम बताएंगे। इसमें हम जैसे कि नॉर्मल बावल एलिमिनेशन क्या होता है, और जब जो है कि स्टूल को पास करने के लिए क्या क्या समस्याएं आती हैं और कैसे कैसे मतलब कि उस समस्याओं को बचा जा सकता है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। जैसे हम कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, ठीक है, कब्ज के समय पे मरीज का कैसे ख्याल रखना है और डायरिया के टाइम पे मरीज का कैसे ख्याल रखना है, खासकर स्टूल से रिलेटेड या फीकल मैटर से रिलेटेड, उसका पास नहीं हो रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड। अभी तक जो हम 3 पार्ट में बताए फंड नर्सिंग फाउंडेशन का, जो तीनों क्लास में बताया हमने, उसमें यूरिन के बारे में बताया। तो यूरिन के बारे में, यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने बताया। फिर उसके बाद हमने यूरिनेट करने से यानी पेशाब से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं थी, जो बदलाव आता है नॉर्मल यूरिन डिस्चार्ज करने में, जो भी डिफ़िकल्टीज़ होती है उसके बारे में हमने बताया, या एबनॉर्मेलिटी जो होती है उसके बारे में हमने बताया। फिर उसके बाद हमने कहा कि उसमें आपको बताया कि कैथेटराइजेशन कैसे होता है और कौन कौन से कैथेटर मेल में इंसर्ट किए जाते हैं, कौन कौन से फीमेल के लिए कैथेटर होते हैं। सारे साइज़ हमने बता दिए और सब कुछ बता दिए, यानी कि यूरिन का पूरा प्रोसीजर हमने बता दिया, कैसे मैनेजमेंट करना होगा यूरिन डिस्चार्ज करते समय। अगर पेशेंट को दिक्कत आ गया या फिर पेशेंट का यूरिन अपने आप निकल रहा है तो उसके लिए क्या समस्या का समाधान होगा, वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। अब हम बात करेंगे डियर स्टूल से रिलेटेड, केयर ऑफ पेशेंट विथ बावल प्रॉब्लम, यानी बावल मूवमेंट के लिए जो है कि जितनी भी समस्याएं होंगी, जैसे कि फीकल मैटर डिस्चार्ज करना वो नहीं हो रहा, या फिर जो है कि फीकल मैटर का इंटेस्टाइन के कॉलन में रुक जाना, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन या पतला हो जाना, या फिर मरीज को पता नहीं चल रहा है और उसका स्टूल पास हो गया, इनकॉन्टिनेंस जिसे कहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस पर हम अब बात करेंगे। ये पार्ट 4, ठीक है, पार्ट 4 वीडियो है लेक्चर। अब इसमें हम बात करते हैं आपको, तो इसको जो है कि आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। अगर हमारे स्टूडेंट हैं तो आप ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, और आपको जो भी समस्याएं हैं, आप अगर हमारे स्टूडेंट नहीं हैं तो कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट में सारा आपका आंसर देंगे। आपको जो भी अगर लग रहा है, समस्या आ रहा है, वो उसमें कमेंट कर दीजिए कि सर ये क्या होगा, इस लाइन का मतलब या इस शब्द का मतलब नहीं समझ में आएगा। हम आपको सारा एक्सप्लेनेशन उसी टाइप पे करके बताएंगे, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जैसे आप कहेंगे वैसे समझाएंगे। डियर, तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। केयर ऑफ पेशेंट विथ बावल प्रॉब्लम। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल फीकल डिस्चार्ज करने के लिए जो प्रॉब्लम आते हैं या फिर अल्ट्रेशन होता है, ठीक है, अल्ट्रेशन होता है, यानी कि नॉर्मल फीकल डिस्चार्ज करने की जो नॉर्मल प्रक्रिया है उससे अगर हटके अगर कुछ मिल रहा है, उसको एबनॉर्मेलिटी मिल रही है, तो उसके लिए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बावल इनकॉन्टिनेंस। देखिए यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस उसमें था। इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि इनएबिलिटी टू कंट्रोल ऑन योर इंस्पेक्टर, यानी कि अपने वहाँ पे का यूरिनरी इंस्पेक्टर था, यूरिनरी ब्लैडर इंस्पेक्टर था, और यहाँ पे रेक्टम का इंस्पेक्टर होगा। आपको पता है कि जैसे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का जो डिसेंडिंग कॉलन है, डिसेंडिंग कॉलन के बाद सिग्मोइड कॉलन आता है, फिर उसके बाद आपका रेक्टम आता है, ठीक है, फिर उसके बाद रेक्टम आता है। तो इस रेक्टम के द्वारा, यानी रेक्टम जो इतना पोर्शन है, रेक्टम का जो एनस वाला पार्ट है, इसमें इंस्पेक्टर होता है। इसमें 2 इंस्पेक्टर होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। तो इंटरनल जो है कि अर्ज को स्टिमुलेट करता है, यानी जब जैसे ही अर्ज आया तो वो ओपन हो जाएगा, या वो मतलब कि परमिशन दे देगा बाहर जाने के। लेकिन कभी कभी अगर हम स्पेसिफिक प्लेस या टॉयलेट या जो भी जहाँ पे अगर हम नहीं हैं
हैं तो हम सोचते हैं अभी चलते हैं, तो ये बाहर से कंट्रोल, यानी कि बाहर वाले इंस्पेक्टर पे आपका कंट्रोल और अंदर वाले इंस्पेक्टर पे आपका कंट्रोल नहीं रहता है। तो इसमें जो है कि अब जो बाहर वाले पे आपका कंट्रोल है, जब यहाँ से आपका कंट्रोल हट जाए तो उसी को कहते हैं इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। और अगर बावल में हुआ तो इसे बावल इनकॉन्टिनेंस, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर में हुआ रहता था, यूरिनरी ब्लैडर के इंस्पेक्टर में हुआ था, वैसे ही तो इंस्पेक्टर में जो है कि इंस्पेक्टर में अगर कंट्रोल नहीं रहा तो उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोल रहे थे, और यहाँ पे बावल इनकॉन्टिनेंस बोलेंगे। तो ये क्या है, इज़ द बावल इनकॉन्टिनेंस इज़ द स्टेट, वह अवस्था होती है कि इन विच अ पर्सन एक्सपीरियंसेस अ चेंज इन नॉर्मल बावल हैबिट, यानी कि उसके नॉर्मल जो है कि फीकल मैटर डिस्चार्ज करने, यानी कि उसके बावल का जो मूवमेंट था वो क्या है, इन जो है कि उसको पता नहीं चल रहा है, पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है या कम हो गया है, ठीक है। तो जब कम होगा तो कॉन्स्टिपेशन, तेज़ होगा तो क्या, डायरिया होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में करेक्टराइज्ड बाय इनवॉलंटरी, क्या, इनवॉलंटरी पासेज ऑफ स्टूल। इस कंडीशन में जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है तो उसका जो है कि सत्यानाश हो जाता है और बाद में उसे पता चलता है, ठीक है, कि लीक कर गया, ठीक है। तो इनवॉलंटरी उसके कंट्रोल में नहीं रहता है, ये इनवॉलंटरी पास हो जाता है स्टूल, तो इसी कहते हैं बावल इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। कॉलोनिक इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन मतलब साफ सफाई, और कॉलन मतलब कॉलन, ठीक है। तो ये सिग्मॉइड कॉलन हो गया, और ये रेक्टम और ये एनस, ठीक है। तो इसको साफ़ करने के लिए, अब ये साफ़ क्यों करते हैं, कोई प्रोसीजर करना हुआ, प्रोक्टोस्कोपी करना हुआ, ठीक है, या कोई सर्जरी करना हुआ, या ऑपरेशन करना हुआ, या कोई एग्जामिनेशन करना हुआ, तो उसके लिए पहले फीकल मैटर को साफ़ करते हैं। तो फीकल मैटर को साफ़ करने को क्या कहते हैं, कॉलोनिक इरिगेशन या फिर हाइड्रोथेरेपी इज़ थ्रू फ्लशिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये क्या होता है, फ्लशिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इरिगेशन मतलब इज थ्रू फ्लशिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन को साफ कर रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन, ये क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन इज़ द इनफ्रेक्वेंट, क्या, फ्रेक्वेंट नहीं, इनफ्रेक्वेंट, सम टाइम। फ्रेक्वेंट मतलब डायरिया में होता है, फ्रेक्वेंट जब बात करेंगे तो डायरिया में बार बार स्टूल पास होगा, वो फ्रेक्वेंट। और यहाँ पे इनफ्रेक्वेंट मतलब कि एक नॉर्मल से हट के भी बाउल मूवमेंट बहुत स्लो हो रहा है, बहुत स्लो बाउल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो स्टूल जहाँ का वहीं रुका है, ठीक है, फीकल मैटर जहाँ का है वहीं रुका है, कॉलन में ही रुका, वो पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी को तो कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन इज़ द इनफ्रेक्वेंट सम टाइम पेनफुल पासेज ऑफ हार्ड ड्राई स्टूल, ठीक है। तो ये हो गया डिफिकेशन क्या होता है, ये नॉर्मल फीकल मैटर को डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया को डिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। फीकल मैटर डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाई विच द सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन नोन एज फीकस या स्टूल आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बावल से जो है स्टूल डिस्चार्ज करने या फिर मल त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिफिकेशन, ठीक है। अब डायरिया में क्या होगा, फ्रेक्वेंट होगा, क्या होगा, फ्रेक्वेंट पासेज ऑफ लूज एंड फ्लूइड लाइक स्टूल। कैसा, फ्लूइड एंड अनफॉर्म्ड, यानी कि स्टूल पूरी तरीके से नहीं बना है तभी बाहर आ गया और उसमें फ्लूइड बाहर आ रहा है और लूज बहुत है, और कैसा है, फ्रेक्वेंट आ रहा है, बार बार आ रहा है। और कॉन्स्टिपेशन में क्या था, इनफ्रेक्वेंट था, ठीक है। तो ये डायरिया में होगा। इज अ स्टेट इन विच पर्सन एक्सपीरियंसेस ए चेंज इन नॉर्मल बावल हैबिट करेक्टराइज्ड बाई फ्रेक्वेंट पासेज ऑफ लूज फ्लूइड अनफॉर्म्ड स्टूल। पूरी तरीके से स्टूल बना नहीं तभी पास हो गया, ठीक है। बनने का मतलब क्या है कि उसमें से जितना वाटर हो वो रीअब्जॉर्ब होना चाहिए। आपको एक खास बात बता दूं कि 1 ग्राम स्टूल को पास करने में 50 ml वाटर की आवश्यकता होती है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा हुआ तो डायरिया हो जाएगा, ठीक है, डायरिया। तो उसमें 50 ml लगता है। तो ऐसे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि अगर 1 ग्राम और आपका मान लीजिए स्टूल अगर फीकल मैटर, अगर ये क्लाइंट का फीकल मैटर जो है, अगर वेट की बात करें ग्राम के अनुसार अगर फ्लूइड पता लगाना हो तो 1 ग्राम के लिए 50 ml है, तो मान लीजिए 500 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 500 ग्राम स्टूल के लिए कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 2500, ठीक है, 2500 ml, ठीक है। तो इतना स्टूल पास करने के लिए इतना आवश्यकता होता है। लेकिन जो है इसमें से मैक्सिमम वाटर जो है कि एब्जॉर्ब हो जाता है रेक्टम तक आते आते, ठीक है। तो वहाँ से इंटेस्टाइन्स के अपर पार्ट से उसको लाने में, ठीक है, उसको स्टूल को यहाँ रेक्टम तक लाने में इतना डिस्चार्ज करना, यानी कि अगर नहीं इतना वाटर अगर मिले तो वो कहीं जाके चिपक जाए और वो स्टूल वहीं पास होने में दिक्कत हो, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो इसमें जो है कि स्टूल अगर इतना एक ऑप्टिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है, और नहीं तो आपका तो 20 ml या 25 ml तक भी इतने में भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है, उसमें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे आइए देखिए, आगे और टर्मिनोलॉजी है। अब एनिमा क्या है, एनिमा देखिए, एनिमा या फिर क्लाइसिस, एनिमा या फिर क्लाइसिस। एन एनिमा इज़ द क्लीनिंग ऑफ अ पोर्शन ऑफ द लार्ज बावल बाई इंसर्शन ऑफ फ्लूइड रेक्टली। क्या कह रहा है, एनिमा इज़ द क्लीनिंग ऑफ ए पोर्शन ऑफ द लार्ज बावल, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट क्लीन करने के लिए हम फ्लूइड देते हैं, वो भी किससे, रेक्टम से। उसी फ्लूइड को क्या कहते हैं, एनिमा, और मेडिकल टर्म में क्लाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट करना क्या, फ्लूइड किसके द्वारा, रेक्टम के द्वारा, किसमें, लार्ज बाउल में, ठीक है, लार्ज बाउल या लार्ज इंटेस्टाइन के छोटे से पार्ट में, उसमें पोर्शन में क्या करना, फ्लूइड इंसर्ट करना, ताकि क्या हो, स्टूल जो हो, वो जो कॉन्स्टिपेशन से शिकार पेशेंट है उसका स्टूल ढीला पड़ सके और लुब्रिकेट हो सके, ताकि वो स्टूल पास कर सके। फीसेस क्या होते हैं, फीसेस में द वेस्ट प्रोडक्ट या स्टूल, फीसेस या अच्छा स्टूल किसे कहते हैं, जब बाहर आ जाए तो उसे स्टूल कहते हैं, जब अंदर रहे जब से तब से फीकल मैटर कहते हैं, ठीक है। द वेस्ट प्रोडक्ट दैट हैव रीच द डिस्टल एंड ऑफ द कॉलन। डिस्टल एंड ऑफ द कॉलन मतलब जैसे कि यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, सिग्मॉइड कॉलन, और उसके बाद ये क्या हो गया, रेक्टम, ठीक है, और ये हो गया एनस। तो रेक्टम और एनस, तो ये कौन सा है, असेंडिंग कॉलन है, और ये कौन है, ट्रांसवर्स कॉलन है, और ये कौन है, डिसेंडिंग कॉलन है, और ये कौन है, सिग्मॉइड कॉलन है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ठीक है, द वेस्ट प्रोडक्ट दैट हैव रीच द डिस्टल एंड ऑफ द कॉलन, डिस्टल एंड ऑफ द कॉलन, यानी कि कॉलन का जो पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इलियोसिकल वॉल से यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ सिग्मॉइड कॉलन तक आया था, तो इसको शुरुआत वाले पार्ट को प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, और इस पार्ट को क्या कहते हैं, डिस्टल एंड। तो यानी फीकल मैटर को यहाँ तक आने को, ठीक है, यहाँ तक कॉलन एंड आर रेडी फॉर एक्सक्रीशन, यानी कि यहाँ तक आ गया, अब वो डिस्चार्ज होने के लिए तैयार है। वंस एक्सक्रीटेड फीसेस इज कॉल्ड स्टूल, और जब वो डिस्चार्ज हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो उसे स्टूल कहते हैं। अभी तक फीकल मैटर कहते हैं, इसे स्टूल कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस क्या होता है, फ्लैटुलेंस सिंपल से कहें कि जो एयर है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भर जाए, या रेक्टम में, या सिग्मॉइड कॉलन में भर जाए, ठीक है, एयर, और वो भी एयर कौन सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो भी कहाँ से आएगा, डाइजेस्टेड फूड जो है उससे। फ्लैटुलेंस इज़ द एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ गैसेस इन द स्टमक आर इंटेस्टाइन, ठीक है, स्टमक या इंटेस्टाइन में एक्सेस मात्रा में अगर गैस बन रहा है तो उसे मेडिकल टर्म में क्या कहेंगे, फ्लैटुलेंस, ठीक है। उसके बाद मेलिना, मेलिना क्या कहते हैं, मेलिना जो भी आप जैसे आप पढ़ सके, ठीक है, आपका जो भी प्रोनाउंसिएशन, मैं मेलिना ही पढ़ता हूँ, ठीक है। मेलिना रिफर टू स्टूल दैट आर वेरी डार्क, इसका मतलब यह है कि जब स्टूल
डार्क हो या ब्लैक हो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्लड, यानी कि इंटेस्टाइन के लार्ज इंटेस्टाइन के किसी पार्ट से अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो स्टूल के साथ वो ब्लड आएगा, तो उस स्टूल को क्या कहेंगे? मेलिना, क्योंकि उस स्टूल में ब्लड पाया जा रहा है। इंटरनल ब्लीडिंग को ये दर्शाता है कि ब्लीडिंग कहीं से हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और, पाइल्स या हीमोरॉयड वाले में ब्लैक नहीं आएगा, रेड आएगा, क्योंकि वो लोकल से रेक्टम से ही ब्लड बाहर आ रहा है, अंदर से नहीं आ रहा है, रेक्टम से, यहीं से तुरंत बाहर आ जा रहा है। सिग्मॉइड कॉलन या एसेंडिंग कॉलन वहाँ से आता है, या डिसेंडिंग या ट्रांसफर से आता तो ब्लैक हो जाता तब तक, ठीक है, ऐसा है। उसके बाद आगे देखिए, प्रोक्टोलाइसिस या मर्फी ड्रिप कहते हैं उसे। मर्फी ड्रिप इज अ स्लो इंजेक्शन ऑफ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड, ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड इस ड्रिप के द्वारा रेक्टम के थ्रू इंसर्ट करके डालते हैं, ठीक है, इनटू द रेक्टम फॉर एब्जॉर्प्शन इनटू बॉडी, तो उसे एनिमा के रूप में ही यूज करते हैं, ठीक है। एनिमा कई टाइप का होता है, ठीक है, इमोलिएंट एनिमा, ऑयल एनिमा, पुर्गेटिव एनिमा, ठीक है, कार्बोनेटिव एनिमा, गैस पास कराने के लिए कार्बोनेटिव एनिमा के यूज करते हैं। अभी हम एनिमा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बताएंगे तो उसमें बता देंगे एनिमा। स्ट्रेनिंग एट स्टूल, स्ट्रेनिंग एट स्टूल का मतलब यूजुअली हैपन व्हेन द पर्सन इज कॉन्स्टिपेटेड, जब पर्सन कॉन्स्टिपेशन का शिकार होगा तो उसे क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन, स्टूल पास नहीं हो रहा है और कमोड पे बैठ के ताकत फोर्स लगाए हुए हैं कि अभी भी कामयाबी मिल जाए, तो जो वो फोर्स लगाते हैं और फोर्स एब्डोमिनल मसल के द्वारा लगाते हैं, एब्डोमिनल और लोअर पेल्विक मसल्स के द्वारा जो प्रेशर लगाते हैं, और जो इंस्पेक्टर पे प्रेशर लगता है उसे फोर्स कहते हैं, स्ट्रेनिंग या फोर्स कहते हैं। एट स्टूल पे फोर्स लगाते हैं ताकि वो बाहर आ जाए, और बाहर आने को एक्सपल्सन कहते हैं, एक्सपल्सन ऑफ स्टूल, ठीक है। तो ये स्ट्रेनिंग ऑफ स्टूल हो गया। उसके बाद आगे देखिए डियर, आगे कुछ टर्मिनोलॉजी और है, देखिए। तो वहाँ पे स्ट्रेनिंग था, यहाँ पे स्ट्रेनिंग देखिए, यहाँ पे स्ट्रेनिंग ऑफ स्टूल, ठीक है, स्ट्रेनिंग ऑफ स्टूल यहाँ पे स्ट्रेनिंग ऑफ स्टूल मतलब छानना, इसका मतलब छानना होता है, फिल्टर करना, इसका मतलब फिल्टर। इज ए प्रोसेस इन विच द स्टूल इज स्टेन्ड थ्रू अ sieve in order to detect the presence of a parasitic object. एग्जाम्पल में a client who takes the tapeworm treatment, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को या बड़े को टैपवार्म की दवा चल रही थी, तो उसे हमें ट्रीटमेंट करना होगा कि हम दवा आप चला दिए, इसको दवा खिला रहे हैं, वो काम कर रहा है कि नहीं, तो उसका स्टूल जो है कि एग्जामिन करते हैं, तो ढेर सारे जो है कि टैपवार्म के लार्वा, ठीक है, टीनिया सोलियम को कहते हैं टैपवार्म, टीनिया सोलियम को क्या कहते हैं, टैपवार्म। तो ये जो है कि देखिए कुछ इस तरीके से रहता है, ये इसका नेक जो है बहुत पतला होता है, और ये सकर्स होते हैं। सकर्स मतलब जो आर्गन इसके माउथ पे रहता है वो सक करते हैं इंटेस्टाइन के वाल को पकड़ के, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा होते हैं, देखा होगा आप इंटर में, ऐसे होते हैं, ठीक है, टैपवार्म, इसे कहते हैं टैपवार्म। ये धीरे धीरे इधर आए, ये देखिए इधर बहुत पतला हो जाता है, बहुत पतला, इधर पतला, ठीक है। तो ये टैपवार्म होते हैं। इनके आप पूँछ को, इनके हेड को छोड़ के आप इधर अगर टुकड़ों में कर दीजिए तो भी अगर हेड जब से तक रहेगा तब से तक ये अपनी पूँछ को फिर से जमा लेंगे, फिर से ग्रो करा लेंगे, फिर से रीजनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये टीनिया सोलियम होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के वाल को, जिस पे ये इन्फेक्शन करते हैं अंदर इंटेस्टाइन के वाल से, ये माउथ के द्वारा ऐसे चिपक के रहते हैं, और बाकी ये पुछिल्ला जो है, इनका पूँछ जो है ये लटकता रहता है। तो जब हम दवा देते हैं तो दवा इनके सीधे माउथ पे काम करता है, माउथ पे, यहीं छुड़ाने के लिए, इंटेस्टाइन को छुड़ाने के लिए, ठीक है। तो ये टैपवार्म है, और इसी से जब इन्फेक्टेड कोई पर्सन रहता है तो उसको जब ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके स्टूल, अब जब यहाँ से ट्रीटमेंट देंगे तो यहाँ से छोड़ेगा तो स्टूल के द्वारा ये भी स्टूल के साथ पास होगा। तो जब कैसे पता चलेगा कि स्टूल के साथ ये भी पास हो रहा है, तो स्टूल को फिल्टर करते हैं,
छानते हैं, फिल्टर पेपर से छानते हैं और उसमें छोटा सा सिव मतलब होल, सिव मतलब छिद्र होता है, आर्डर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पैरासिटिक ऑब्जेक्ट, यानी कि पैरासाइट, ये पैरासाइट ही हैं, इंटेस्टाइनल पैरासाइट हैं ये, ठीक है। तो ये टैप वार्म जो है कि उसमें स्टूल में है कि नहीं ये पता लगाने के लिए ये करते हैं। टैप वार्म ट्रीटमेंट शुड हैव हिज स्टूल स्ट्रेन टू डिटेक्ट द हेड ऑफ द टैप वार्म टू इंश्योर द एक्सपल्सन, यानी कि स्टूल के साथ टैप वार्म बाहर आ रहे हैं कि नहीं ये एग्जामिन करने के लिए। आगे कह रहा है द क्लाइंट हु हैव स्वॉलोड अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, अगर किस गलती से माउथ के द्वारा कोई छोटा सा मेटल्स वगैरह या कुछ निगल गए गलती से, बच्चे में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उससे उसको भी पता लगाने में ये मदद मिल जाता है, ठीक है। एक्सपल्सन होगा स्टूल के साथ, तो जब हम फिल्टर करेंगे, ये दरअसल लैब में होता है, एक प्रॉपर लैब में सेट करके होता है, नहीं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेगा और बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, जब अगर बैक्टीरिया का पता लगाते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर कल्चर मीडिया स्टूल का कल्चर तैयार करते हैं, तब स्टूल का कल्चर तैयार करते हैं तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है इसमें, इस कंडीशन में। ये तो फिल्टर कर रहे हैं, फिर भी इसको लैब में ही करते हैं, सामान्य जगहों पे नहीं करेंगे, ठीक है। हॉस्पिटल में नहीं होता है, लैब में ही होता है। तो पेशेंट का स्टूल जो है कि कंटेनर में भर के वो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से फिल्टर होगा, लैब जो है जो वहाँ पे हैं लैब वाले वो करते हैं, ठीक है। तो सपोजिटरी क्या होता है? सपोजिटरी वो होता है एक कैप्सूल के जैसा होता है, कैसा होता है? एक कैप्सूल की तरह ऐसे, ठीक है, ये कैप्सूल की तरह ऐसे होता है ये, और इस पर एक पतला सा आवरण होता है, प्रोटीन का आवरण होता है, और वो आवरण बॉडी के टेम्परेचर पे गल जाता है, मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या, सपोजिटरी इज अ मेडिकेशन प्रिपेयर्ड बेस, किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? बेस के द्वारा, जिसे ग्लिसरीन बोलते हैं। व्हेन इंसर्टेड इनटू द रेक्टम, या फिर वेजाइना में भी, फीमेल के वेजाइना में भी इंसर्ट करने के लिए आता है, रेक्टम में भी आता है। तो वेजाइना और रेक्टम में जब इंसर्ट करते हैं तो ये बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, गेट एब्जॉर्ब्ड फॉर लोकल एंड सिस्टेमिक इफेक्ट। या फिर इट इज अ कॉनिकल या ओवल शेप्ड, कॉनिकल इसे क्या कहते हैं? कॉनिकल शेप्ड कहते हैं, कॉनिकल, या इसे ओवल शेप्ड कहते हैं। सबस्टेंसेस शेप्ड फॉर इजी इंसर्शन इनटू द बॉडी कैविटी, डिजाइन टू मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, ऐसा बनाया जाता है, चाहे वो किसी भी हो, लेकिन वो ऐसा बना होना चाहिए कि जैसे ही वेजाइना में इंसर्ट करें या रेक्टम में इंसर्ट करें तो उसी बॉडी टेम्परेचर के उतने ही टेम्परेचर पे ये गलने लगे, गल जाए पूरी तरीके से। जब गलेगा नहीं तो फ़ायदा नहीं करेगा, तो इसलिए इसको बड़े मतलब कि अच्छे से फार्मास्यूटिकल कंपनियां बनाती हैं, ऐसा बनाती हैं कि वो बॉडी टेम्परेचर पर ही घुल जाता है, तो इसे सपोजिटरी कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा ड्रग्स भी दिया जा सकता है और वो भी एनेस्थेसिया भी दिया जाता है, और भी जो है कि इनमा के रूप में जो है लुब्रिकेट करने के लिए उसके भी, ज़्यादातर को है कि ड्रग्स के रूप में ही दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद डियर देखिए, सॉरी तो देखिए डियर, अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ स्टूल, स्टूल के कंपोजिशन, यानी कि स्टूल में क्या क्या पाया जाता है, स्टूल में क्या क्या होता है। तो कंपोजिशन की बात करते हैं तो स्टूल आर फीकल मैटर इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ वाटर। सबसे पहले इन सिंपल वे में बात करें तो उसमें सिर्फ वाटर होता है और सॉलिड होता है, वाटर और सॉलिड मैटर होता है। द सॉलिड पोर्शन कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड होता है, बैक्टीरिया होता है एंड अदर सबस्टेंसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम परसेंटेज में बात करें तो ऑन एन एवरेज स्टूल इज अबाउट 75% वाटर होता है, 25% सॉलिड होता है। अब उस सॉलिड में हमने कहा क्या क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड, बैक्टीरिया, अदर सबस्टेंसेस। तो बैक्टीरिया की बात करते हैं, सॉलिड कंपोनेंट में बैक्टीरिया की बात करते हैं तो अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द सॉलिड मैटर कंसिस्ट ऑफ डेड बैक्टीरिया। क्या? डेड बैक्टीरिया। और ये वो बैक्टीरिया होते हैं
जो फूड के द्वारा बाहर से भी आते हैं लेकिन डेड हो जाते हैं। हमारे जो बाहर के बैक्टीरिया होते हैं जो उस एसिडिक इन्वायरमेंट, स्टमक के एसिडिक इन्वायरमेंट को झेल नहीं पाते, मर जाते हैं, वो बैक्टीरिया रहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो है कि अगर मान लीजिए डिजीज़ कंडीशन है, फीवर हुआ है पेशेंट को या कुछ भी हुआ है या कोई ड्रग्स ले रहा, तो उसकी वजह से हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया रहते हैं उसे रेजिडेंशियल फ्लोरा कहते हैं, वो भी डेड होके बाहर आते हैं, तो स्टूल में वो भी पाए जाएंगे। विच आर अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जबकि ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। इनका भी रोल होता है, हमारे खाद्य प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने में इनका भी रोल होता है। लेकिन कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन या इन्वायरमेंट होने के कारण इनकी भी मृत्यु हो जाती है, तो ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद डियर आगे बात करते हैं क्या है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाद अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड में तो इसमें क्या होगा, दिस इंक्लूड सेलुलोज। जैसे आप फाइबर युक्त या कोई ऐसा हरी पत्तेदार सब्जियां खाए हैं तो उसमें से जो एलिमेंट होंगे, आयरन वगैरह हो गया, जो भी एलिमेंट मिलेगा उसमें वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी जो फाइबर यानी सेलुलोज जो रहेगा एज इट इज़ वो बाहर आएगा। तो सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता है हमारे इंटेस्टाइन में, तो वो एज इट इज़ निकलता है। सिर्फ पालक खाएंगे तो पालक के उसमें जो आयरन होता है और भी जो प्रोडक्ट होते हैं वो हो जाएंगे एब्जॉर्ब, लेकिन पालक का जो रेशा होता है वो नहीं जाएगा, वो एज इट इज़ निकलेगा। तो हरी पत्तेदार सब्जियां या फाइबर युक्त डाइट लेने से इंटेस्टाइन साफ होता है इसलिए। तो अदर फाइबर दैट द बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट, जो कि बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो वो एज इट इज़ निकलती है। एज वेल एज सम कार्बोहाइड्रेट और फैट भी, कुछ कार्बोहाइड्रेट और फैट भी डाइजेस्ट नहीं होते हैं तो वो भी साथ में निकलते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कुछ मात्रा में स्टूल में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और वो भी दो, कैल्शियम फास्फेट और आयरन फास्फेट, ठीक है, ये होते हैं। अदर कुछ अदर भी होते हैं, जैसे कैन आल्सो बी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कुछ मात्रा में प्रोटीन, कुछ मात्रा में बाइल पिगमेंट एंड सेल डिब्रीज, ठीक है, फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन यानी इंटेस्टाइन का जो अंदर वाला लेयर होता है उसका सेल भी टूट के कभी कभी बाहर आता है, तो वो भी रहता है। सेल डिब्रीज मतलब कचरा, सेल डिब्रीज मतलब कचरा, ठीक है, तो ये होता है। अब डियर देखिए ये पीला कलर बाइल क्यों है, कि ये ऐसा है कि जब आप किसी भी कलर का खाना खाइए, खाद्य सामग्री आपका किसी भी लाल पीला जो भी कैसा भी हो, लेकिन लास्ट में वो इसी कलर से ही निकलता है। क्यों? क्योंकि बाइल की वजह से। अगर ऐसा कलर नहीं बन रहा है तो लीवर में कोई गड़बड़ी है, लीवर फंक्शन सही से नहीं काम कर रहा है, ठीक है। लीवर फंक्शन सही से करता है तो कलर जो है स्टूल का कुछ हल्का पेल येलो कलर आता है, ठीक है, यानी बाइल पिगमेंट का। और लेकिन एक बात और, बहुत ज़्यादा अगर पीला आ रहा है और बहुत दिन तक आ रहा है वही कंसिस्टेंसी के साथ, तो यानी इस्नोफिलिया का भी कारण हो सकता है, यानी लीवर में दिक्कत हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है, बाइल का सिक्रीशन बढ़ चुका है, सेल डिब्रीज, ठीक है। तो ये स्टूल में पाया जाता है। उसके बाद डियर बात करते हैं फैक्टर कौन कौन से ऐसे हैं जो डाइट उसको स्टूल को क्या करते हैं, पास होने में या बनाने में मदद करते हैं। तो पहला है फैक्टर, उसमें फैक्टर अफेक्टिंग स्टूल कंपोजिशन, यानी स्टूल को बनाने में पहला रोल डाइट। हम कैसा डाइट ले रहे हैं उसके अनुसार होगा। अगर लिक्विड डाइट ले रहे हैं तो लिक्विड जैसा निकलेगा, ठीक है, उसमें से प्रोटीन वगैरह एब्जॉर्ब हो जाएगा तो थोड़े मात्रा में। अगर सॉलिड खा रहे हैं तो सॉलिड एकदम नहीं होगा, लेकिन कुछ मात्रा में लिक्विड जरूर होगा। टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम्ड, टाइप मतलब किस प्रकार का फूड लिए हैं आप, कितना फूड लिए हैं आप, वो कंज्यूम्ड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द कंपोजिशन ऑफ स्टूल, यानी कि स्टूल के कंपोजिशन में कहीं न कहीं ये इन्फ्लुएंस करेगा आपका क्या, किस प्रकार का भोजन लिए हैं और कितना लिए हैं। स्पेशली द अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, स्पेशली द अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड द टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन गट, ठीक है, प्रेजेंट उसमें जो भी बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट रहेगा वो बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद गट माइक्रोब्स, उसी को बोलते हैं, बैक्टीरिया को ही गट माइक्रोब्स बोलते हैं। द कंपोजिशन एंड एक्टिविटी ऑफ द गट बैक्टीरिया
यानी माइक्रोबायोम्स प्ले अ मेजर रोल इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टूल। तो गट माइक्रोब्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे खाद्य सामग्री को डाइजेस्ट करने में, ठीक है, क्योंकि वही तो डिकम्पोज करता है। जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहाँ बहुत तेज़ वर्क करते हैं बैक्टीरिया उसको स्टूल बनाने के लिए, ठीक है। हेल्थ कंडीशन, मरीज का या इंसान के हेल्थ कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि उसका स्टूल कैसा आएगा। जैसे अगर डायरिया से है ग्रसित, डायरिया से इन्फेक्टेड है तो क्या होगा, उसका स्टूल ढीला होगा, पतला होगा, पानी की तरह आएगा, लूज मोशन होगा। और अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो कैन अफेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर इन स्टूल, ठीक है, एंड इट्स ओवरऑल कंपोजिशन अफेक्ट करेगा, ठीक। तो ये हुआ डियर। अब हम इसके बाद जो है कि आपका क्लास जो है कि ब्रेक करते हैं और अगले क्लास में हम बात करेंगे आपको एक नए टॉपिक, ठीक है। तो लेकिन डियर कुछ और एक जल्दी बता देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप ये जानते रहिए, वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जानते रहिए, जब लिखना होता है तो यही सब शब्द हमारे पेन को बंद नहीं होने देते हैं, तो जान लीजिए। नॉर्मल स्टूल कैरेक्टरिस्टिक यानी स्टूल का फीचर्स क्या होता है, तो अगर कलर की बात करें स्टूल की तो ब्राउनिश रेंजिंग फ्रॉम लाइट टू डार्क ब्राउन या पहले येलो कलर होता है स्टूल, ठीक है। कंसिस्टेंसी की बात करें तो सॉफ्ट हो सकता है, सॉफ्ट होता है, नॉट वाटरी, वाटरी तो डायरिया में होता है, एंड इजी टू पास, ऐसा होता है कि पास हो जाए, ठीक है। शेप की बात करें तो साउसेड शेप या तो फिर स्नेक लाइक, ठीक है, ये भली भांति जानते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो टिपिकली 2 to 3 टाइम पर डे, ठीक है। अब ये 2 to 3 टाइम पर डे ये डिपेंड करता है कि अगर वो नॉर्मल जिस हिसाब से एज है एज के अकॉर्डिंग वो डाइट ले रहा है तब। अब पता लगी एज इतना बड़ा, इतना मतलब 20 साल 25 साल का हुआ और बच्चों की तरह थोड़ा थोड़ा, चिड़ियों की तरह थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, तो वो 2-3 बार थोड़ी जाएंगे, वो 2-3 दिन बाद जाएंगे, ठीक है, ऐसा होगा उनको। ऑड्यूर की बात करें तो स्ट्रांग अनप्लीजेंट बट डिपेंड ऑन डाइट, उस पर दुर्गंध या ऑडूर पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का डाइट लिया है, लेकिन अगर इन सिंपल में बात करें तो अनप्लीजेंट होता है बदबू, ठीक है। शेप की बात करें तो शुड सिंक इन वाटर नॉट फ्लोट, ठीक है। एक स्टूल है तो वो जो है कि शुड सिंक इन वाटर, ठीक। तो ये डियर है। अब हम अगले क्लास में आपको बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग में आता है कॉन्स्टिपेशन। तब तक के लिए आप नोट्स बनाइए और पूरा नोट्स नोट कर लीजिए जितना भी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच डियर।